हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का पाठशाला क्लासेस के डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एलडीसी का एग्जाम 11 अगस्त को है। पूरी टीम हमारी मैराथन्स के सहारे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रिकॉर्डेड वीडियोस, इन सब के सहारे आपको लगातार कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। साइंस में मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक्स का जो कंटेंट है, टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, फिजिक्स की बात कर लीजिए, केमिस्ट्री की बात कर लीजिए, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात कर लीजिए, मैंने रिकॉर्डेड वर्जन में सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही उम्दा कंटेंट के साथ आपको अवेलेबल करवाए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि एग्जाम में वो कंटेंट, एमसीक्यूज, हमारे कंटेंट, साथ ही हमारी मैराथन्स आपकी बहुत मदद करेंगी। और इसी मदद के सिलसिले में एक और हमारी तरफ से एग्जाम टाइम पर 100 सुनार की 1 लोहार की वाला गेम, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र। दोस्तों, 2 से 3 सवाल हर बार एलडीसी के पेपर में यहां से मिले हैं। अच्छा टॉपिक है, समझना है, लॉजिक बेस पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सबसे पहले टॉपिक की भूमिका समझते हैं। ये टॉपिक पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक सब टॉपिक है, एक छोटा टॉपिक है, और इसमें हम पढ़ेंगे इस प्रकृति में जो खनिजों का चक्रण हो रहा है। देखिए, कहा जाता है कि हजारों सालों से जब आप बायोस्फीयर, जैवमंडल या पूरी पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो हजारों सालों से जो पदार्थों की मात्रा है वो संतुलित है। संतुलित का मतलब कि वायुमंडल में मात्रा बढ़ती है तो मृदा में या सजीवों के शरीर में कमी हो जाती है, सजीवों के शरीर में या मृदा में कंटेंट बढ़ता है तो एनवायरनमेंट में कमी हो जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से टोटल पृथ्वी के अंदर, पूरे जैव मंडल के अंदर पदार्थों की मात्रा जो है वो संतुलित अवस्था में बनी हुई है। बस उसका चक्रण चलता रहता है, लगातार साइकिलिंग चलती रहती है। तो जैव भू रासायनिक चक्र दोस्तों, केमिकल्स का ऐसा चक्र, रसायनों का ऐसा चक्र, केमिकल्स का ऐसा चक्र जो किस किस के बीच में चल रहा है। केमिकल्स का ऐसा चक्र जो भैया चल रहा है किस किस के बीच में, जीवों के बीच में और मृदा के बीच में। किस किस के बीच चल रहा है? जैव और भू, यानी कि सजीवों के बीच में, और भूपरपटी यानी कि मृदा के बीच में। तो वातावरण, एनवायरनमेंट, वातावरण, सजीवों, सजीवों का मतलब हो गया लिविंग्स, और भूपरपटी जो पृथ्वी का क्रस्ट है, इनके बीच खनिजों का यानी कि मिनरल्स का और केमिकल्स का जो चक्रण लगातार चल रहा है, इस चक्रण की प्रक्रिया को ही बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। पिछली बार एलडीसी में एक प्रश्न तो यहीं से आ गया था। ये जो पहली स्लाइड हमारी है कि जैव भू रासायनिक चक्र, प्यारे बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 2 प्रकार के, गैसीय चक्र और दूसरा अवसादी या फिर तलछटी चक्र। समझना दोस्तों, गैसीय चक्र में जो चक्र का मुख्य भंडार है, गैसीय चक्र में जो पदार्थ का मुख्य भंडार है वो गैस के रूप में पाया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा भंडार है, नाइट्रोजन का गैस की फॉर्म में भंडार है, CO2 का, कार्बन का CO2 की फॉर्म में भंडार है। जल चक्र में भी दोस्तों जो वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जो पानी है वो कंटेंट है वो विद्यमान रहता है। लेकिन अवसादी चक्र, तलछटी चक्र, सेडिमेंट्री जो साइकिल है, ये चट्टानों में भंडार लिए होता है। इसमें जो मेन कंटेंट है वो कहां पे है? चट्टानों में है, मृदा में है, भूपरपटी में है। तो फास्फोरस दोस्तों चट्टानों में पाया जाता है, सल्फर कहां पाया जाता है? चट्टानों में पाया जाता है। तो फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल जो है वो अवसादी या तलछटी चक्र के जो टाइप्स हैं, जबकि जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र और आपका नाइट्रोजन साइकिल बहुत मेन है, यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। तो ये सब किस में आते हैं बेटा? गैसीय चक्र के अंतर्गत आते हैं। हमें एक एक चक्र को पढ़ना है। इनमें नाइट्रोजन चक्र मेजरली डीपली पढ़ना है, बाकी सबको भी पढ़ना है। आपको पढ़ना है चक्र का क्या क्रम है, क्योंकि चक्र है तो किस किस के बीच में चक्र चल रहा है उसका एक प्रॉपर क्या है, एक प्रॉपर पाथ है। कहां से मिनरल्स कहां जाएंगे, फिर कहां से कहां जाएंगे, फिर कहां से कहां जाएंगे। तो वो चक्र आपको पढ़ना है। उस चक्र के स्टेप्स पेपर में आते हैं। कई बार उनका गलत क्रम दे दिया जाता है, आपको पूछा जाता है कौन सा क्रम सही है। कई बार आपको 4-5 स्टेप दे दिए जाते हैं, आपको कहा जाता है इनका करेक्ट ऑर्डर मैच करिए, वो करना रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक की भूमिका आप समझ गए होंगे। अगला जो स्लाइड पे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले दोस्तों कार्बन चक्र।
कार्बन के बारे में मैं प्रॉपर एनसीईआरटी 12th क्लास में जो इकोलॉजी की यूनिट है उसमें लास्ट में टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, तो मैं वो डेटा आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनने के पूरे चांसेस। कार्बन चक्र में मैं लिमिटेड चीजों की आपसे बात करूंगा, ज्यादा जहां पे समझने की चीजें वहां समझने का काम करेंगे। जीवों का जो ड्राई वेट है उसका 40% पार्ट कार्बन का बना है। देखो सबसे ज्यादा हमारे अंदर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है सजीवों की बॉडी में बेटा कार्बन है। इसके अलावा समुद्रों में भी कहा जा रहा है, समुद्रों में 71% कार्बन जो है वो सॉल्यूट की फॉर्म में, विलेय की फॉर्म में विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट सागरीय, सागर के अंदर यह सागरीय कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में है ना, यह सागरीय जो कार्बन भंडार पाया जा रहा है 71%, ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि अब 71% कार्बन विलेय के रूप में कहा है। देखो भैया, जो इस जल की जब आप बात करते हैं तो जल में जीव जंतुओं का एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पढ़ा जाता है, जहां पे बहुत सारे जलीय जीव, बहुत सारे जलीय पादप, बहुत बड़ी संख्या में शैवाल, एल्गी सब वहां पर पाए जाते हैं। तो वहां पे कार्बन कंटेंट अच्छी मात्रा में है, क्लियर। और वहां से श्वसन क्रिया के फलस्वरूप भाई उनमें भी क्या होता है, जितने भी सजीव है सब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो वहां सागरीय जो कार्बन भंडार है वो जीव जंतुओं में पाया जा रहा है, वहां से रेस्पिरेशन के फलस्वरूप, वहां से श्वसन के फलस्वरूप वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे आता है, एनवायरनमेंट में आता है, तो वातावरण में मात्रा बढ़ेगी। कुल भूमंडलीय कार्बन का क्वेश्चन आता है, कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% ही वायुमंडल में मौजूद है। यानी टोटल पूरे जैव मंडल में, पूरी पृथ्वी पर जितना कार्बन पाया जा रहा है उसका ओनली लगभग 1% वायुमंडल में है, बाकी 71% तो कहां पे है बताओ, समुद्रों के अंदर है। ये देखो क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन को फिक्स किया जाता है, CO2, अरे प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से CO2 और जल ले लिया जाता है। भाई फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, चिंता नहीं करें। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन और जल ले लिया जाता है और उसको ग्लूकोज के रूप में क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है। ग्लूकोज के रूप में ये पादपों में स्टोर हो जाता है ना, और पादपों से जंतुओं में चला जाता है ग्लूकोज, और वहां से क्या होता है, वहां से साथ में ग्लूकोज से जब श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के रेस्पिरेशन के फलस्वरूप वापस वायुमंडल में CO2 आ जाती है। चक्र चल रहा है, देखो है ना, चक्र चल रहा है। वायुमंडल में जो CO2 है वो रेस्पिरेशन के फलस्वरूप, वायुमंडल में जो CO2 है वो फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप पादपों में पहुंच गई, ग्लूकोज की फॉर्म में जमा हो गई। वो पादपों को हमने खाया, हमारी बॉडी में कार्बन आ गया ग्लूकोज की फॉर्म में, और वहां से हमने श्वसन किया तो कोशिका का ईंधन ग्लूकोज है, बदले में CO2 और वाटर निकल गया, साथ में कुछ एनर्जी हमारे काम में आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी का डेटा है कि भैया आपसे पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कितने प्रतिशत कार्बन को, कितने किलोग्राम कार्बन को स्थिरीकरण होता है, तो 4 गुना 10⁻23 किलोग्राम कार्बन का जो है हर साल फिक्सेशन होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्लांट द्वारा उपयोग किया जाता है, बिल्कुल पढ़ा है। पादपों से ये कहां चला जाएगा भाई, है ना। अब समझना, मैं स्टेप समझा रहा हूं, देखो क्या क्या स्टेप समझ रहे हैं कि कार्बन का विशाल मात्रा में भंडार कहां पे है भाई, नंबर 1 आप पढ़िए समुद्रों में, क्लियर। आप ऐसे समझिए, समुद्रों से ये कहां आ गया भाई, वातावरण में आ गया। ठीक है, समुद्रों से वातावरण में आ गया, वातावरण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादपों ने उपभोग कर लिया। ठीक है, प्लांट्स ने इसको क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। और पादपों ने जैसे ही कंज्यूम किया, 1 सेकेंड इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे ही प्लांट्स ने इसको कंज्यूम किया, 1 सेकेंड मैं और क्लियर चीजों को कर देता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात कर रहा हूं, समुद्रों में पाया जा रहा है, समुद्रों से कहां चला गया, वातावरण में आ गया, वातावरण से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यूज में ले लिया, वहां से जंतु खाएंगे पेड़ पौधों को, जंतुओं के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद पादप और जंतु दोनों ही श्वसन क्रिया करेंगे, या पादप जंतु दोनों की बॉडी जब जल जाएगी उनका दहन हो जाएगा, या वो मर जाएंगे उनका अपघटन हो जाएगा। तो अपघटन के पश्चात जब उनको जला देंगे उनका सूक्ष्म जीव अपघटन कर देंगे, या वो श्वसन क्रिया करेंगे। तीनों ही प्रोसेस के स्वरूप कार्बन वापस कहां आ जाता है, वायुमंडल की ओर कार्बन जो है वापस करने लगता है गति। बोलो बात समझ में आ गई। तो यही तो चक्रण है भाई, यही तो साइकिलिंग है। साइकिल क्या है, जहां से चले वहीं पर आ जाना। वायुमंडल देखो समुद्रों में था, समुद्रों से आ गया वायुमंडल में, वायुमंडल से
क्या कर लिया, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स में चला गया, प्लांट से एनिमल्स में चला गया, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही श्वसन कर रहे हैं, पादप और एनिमल दोनों को ही जलाया जाता है, ठीक है, पादप और एनिमल दोनों का ही मरने के बाद अपघटन होता है, इन सब प्रक्रियाओं के फलस्वरूप वापस कार्बन वायुमंडल में आ जाता है। साथ ही साथ कार्बन जो है पेड़ पौधों के जो जीवाश्म बन जाते हैं, कई बार जो जमीन में जब गाड़ दिया जाता है पेड़ों को या फिर जंतुओं को, तो जीवाश्म के रूप में भी दोस्तों क्या आता है, जीवाश्म के रूप में भी कार्बन जो है कोयला जैसी चीजें बना लेता है, और वो कोयले का दहन करोगे तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो वातावरण में, तो साइकिल चल रहा है, देख रहे हैं आप, डायग्राम से भी समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है, तेजी से जंगलों का विनाश, परिवहन और जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर जंगलों का विनाश हो रहा है, तो पेड़ पौधे CO2 यूज में नहीं ले पाएंगे। देखो पेड़ पौधों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि ये वातावरण में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ने देते हैं, ठीक है, तो वातावरण में CO2 का लेवल लिमिटेड रहता है, लेकिन जंगलों को आप नाश कर रहे हो तो जो वायुमंडल में CO2 है उसका प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे उपयोग कहां से करेंगे, पेड़ पौधे कम हो गए। साथ ही साथ परिवहन जब होगा, ईंधन जलेगा, CO2 निकलेगी, जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम आदि को जला रहे हो, जीवाश्म ईंधन क्या है, कोयला पेट्रोलियम आदि जीवाश्म ईंधन है, इनको जलाते हो तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त होने की दर बढ़ जाती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त होने की दर बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ा है, पृथ्वी सतह के आसपास एक अदृश्य परत, ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी सतह के आसपास एक अदृश्य परत बन चुकी है, जो प्रकाश को क्या कर रही है, जो प्रकाश को आने तो दे रही है लेकिन प्रकाश को जाने नहीं दे रही, और इस परत के कारण क्या हो रहा है, इस परत के कारण पृथ्वी सतह का जो तापमान है वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा योगदान किस गैस का है, CO2 का। क्लियर, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेटा सबसे ज्यादा योगदान CO2 का है, और इसके कारण क्या हो रहा है भाई, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये डेटा प्रॉपरली NCERT का है। अब मैं इसको डायग्राम की सहायता से आपके बीच रखूंगा। क्लियर, आपको क्रम ध्यान रखना है कि भैया कौन सा क्रम सेट होगा। देखो वायुमंडल में CO2 है, अब मैं वायुमंडल की CO2 की बात कर रहा हूं। सबसे पहले वायुमंडल में CO2 जो है वो किसके माध्यम से, वायुमंडल में जो CO2 है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में कहां गई, पादपों में। अब समझो पादपों से ये कहां कहां जा सकती है, पादपों से ये पादप श्वसन करेंगे, पादप श्वसन करेंगे तो CO2 वापस कहां चली जाएगी, वायुमंडल में, पहला ऑप्शन। दूसरा, पादप जो है इनके अंदर ये ग्लूकोज के रूप में जमा हो गया, इसको कौन खा सकता है, एनिमल्स खा सकता है, तो पादपों से एनिमल्स में जा सकती है। तीसरा, पादप अगर जीवाश्म ईंधन बनाएंगे तो कोयला बना सकता है, पेट्रोलियम बना सकता है, ये भी एक तरीका है। क्लियर, अब कोयला जीवाश्म ईंधन के रूप में जमीन में चला गया, इसका दहन करोगे तो वापस वायुमंडल में CO2, पेट्रोलियम का दहन करोगे वापस वायुमंडल में CO2, बोलो चली जाएगी नहीं चली जाएगी। क्लियर, ये चक्र तो यही हो गया भाई, वायुमंडल में CO2 पादपों में चली गई, पादपों से कोयला बन गया, पादपों से पेट्रोलियम बन गया, या पादपों में जो है खुद ने श्वसन कर लिया, कोयला पेट्रोलियम आदि को जलाओगे तो वायुमंडल में वापस CO2, और श्वसन क्रिया हो गई तो वापस वायुमंडल में CO2, इनका तो यही चक्र खत्म हो गया। लेकिन अगर जंतुओं में आ गए तो जंतु भी वापस क्या, पेट्रोलियम के रूप में जमा हो सकते हैं। ठीक है, जंतुओं के बाद बात करें तो जंतुओं में कुछ जो ऐसे जंतु हैं जिनके अंदर उनके कवच के रूप में जो अकार्बोनेट, जो कार्बोनेट है, अरे कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना होता है, कीटों का कवच हो गया, बहुत सारे जंतु होते हैं जिनका जो कवच है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो बहुत सारे जंतुओं में ये किसमें जाके जमा हो जाता है, कार्बन के रूप में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, और वो समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन की भूमिका बढ़ाता है। इसके अलावा ये जो CO2 है कई बार ये पानी में कार्बोनेट के रूप में विलय हो जाती है ना, और पानी में जब कार्बोनेट के रूप में विलय हो जाएगी तो ये चूना पत्थर जैसी चीजों का निर्माण करेगी, है ना, ये भी एक तरीका है कार्बन के चक्रण का। लेकिन क्वेश्चन पहला स्टेप, वायुमंडल में, वातावरण में CO2, वहां से कहां जाएगी, पादपों में, पादपों से कहां, एनिमल्स में, और एनिमल्स का क्या करोगे बताओ, श्वसन करेंगे या विघटन करेंगे तो वायुमंडल में चली जाएगी। अब एग्जामिनर क्या करता है, इनका क्रम बदल के आपको ऑप्शन देता है कि कार्बन चक्र के बारे में कौन सा गलत है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया वायुमंडल में CO2, वायुमंडल में CO2 से सीधा बना दिया कोयला और उसके बाद बना दिया पादप, है ना। आपसे पूछा जाए वायुमंडल में CO2, ठीक है, इसके बाद अगर देता है प्रकाश संश्लेषण, इसके बाद देता है श्वसन, है ना, और फिर देता है वायुमंडल, तो ये करेक्ट है क्रम,
बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल 1, CO2 फोटोसिंथेसिस करेंगे प्लांट्स, श्वसन करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बाद वापस श्वसन होकर वायुमंडल में आ जाएगी। ठीक है, ये भी करेक्ट है। अगला वातावरण, कार्बन चक्र के बारे में, वातावरण, वातावरण के बाद प्लांट्स, प्लांट्स के बाद एनिमल्स, और एनिमल्स के बाद वापस वातावरण। ये करेक्ट है क्या क्रम? बिल्कुल ये भी करेक्ट है ना। वातावरण से कार्बन प्लांट्स में चला जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फिर वापस वहां से एनिमल्स उसको उपभोग करते हैं, एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स खाएंगे, उसके बाद वो किस में चला जाएगा, है ना। एनिमल्स जब श्वसन क्रिया वगैरह करेंगे तो वापस किस में चला जाएगा। अच्छा, मैं एक और पूछता हूं, वातावरण में कार्बन, कार्बन का वातावरण में कार्बन, कार्बन से कोयला, उसके बाद प्लांट्स और उसके बाद एनिमल्स, एनिमल्स कोयला नहीं दे जीवाश्म ईंधन दे, क्या ये क्रम सही है? क्या ये क्रम सही है बच्चों? ये क्रम सही नहीं है। क्यों नहीं है? बस आपको लॉजिक से ही पहचानना पड़ेगा क्या, कि वातावरण में जो कार्बन है वो सीधा कोयला या जीवाश्म ईंधन नहीं बना सकता। कोयला या जीवाश्म ईंधन जीवों के द्वारा बनता है, प्लांट्स के द्वारा बनता है, या एनिमल्स की जो बॉडी अवशेष होते हैं, प्लांट्स की जो बॉडी होती है उसके द्वारा कार्बन बनता है, उसी के द्वारा पेट्रोलियम्स बनते हैं। तो मुझे बताओ कि क्या सीधा वातावरण में मौजूद कोयला क्या बना लेगा? सीधा वातावरण में मौजूद कार्बन कोयला बना लेगा क्या? नहीं बनाएगा। बात क्लियर हुई है? नहीं, है ना। ये नहीं क्लियर हुई, इसको वापस समझो। कैसे क्या करना है आपको, आपसे ये एग्जामिनर इतने में से कुछ भी दे सकता है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्रम क्या होगा। कोयला पहले बनेगा या प्लांट्स पहले आएंगे? प्लांट्स पहले आएंगे। समझ गए बात को? क्लियर? आपसे कह दे वातावरण में मौजूद CO2 सीधा चूना पत्थर बना देगा क्या? नहीं, वातावरण में मौजूद CO2 पहले पानी में जाएगा, कार्बोनेट बनाएगा, फिर चूना पत्थर का निर्माण होगा। आप कह दे वातावरण में मौजूद CO2 चूना पत्थर, उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसे दे दे। वातावरण में CO2, वातावरण में CO2, है ना, उसके बाद चूना पत्थर बना दिया, चूना पत्थर के बाद बना दिया पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के बाद आ गया प्लांट्स, पादप। बोलो ये क्रम सही है क्या कार्बन का? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि CO2 चूना पत्थर भी बना रहा है, मान लो, चलो ये तो मान लिया, कार्बोनेट के रूप में चूना पत्थर, चूना पत्थर से पेट्रोलियम कैसे बनेगा और फिर पादपों में कैसे आएगा, है ना। ये लॉजिक का खेल है। क्लियर? तो वातावरण में मौजूद कार्बन किन किन तरह से वापस अपनी जगह पे आता है? तो वातावरण में मौजूद जो कार्बन है कई जगह जाके सेट हो जाता है। जैसे वातावरण में मौजूद जो कार्बन है वो पानी में कार्बोनेट के रूप में जमा हो गया और वहां चूना पत्थरों में चला गया। ठीक है, समुद्रों में कार्बोनेट के रूप में यौगिक बना के घूम रहा है। ठीक है, क्लियर हुई बात? इसके अलावा जो CO2 है वो पादपों में चली गई प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पादपों को जला दिया, पादपों ने शोषण कर लिया तो वापस एनवायरनमेंट में आ गई। पादपों ने कोयला बना लिया, पेट्रोलियम बना लिया, उनको जलाया, वापस एनवायरनमेंट में आ गई CO2। हाँ, अगर पादपों ने ये काम नहीं किया और पादपों को जंतुओं ने खाया तो वो किसमें चला गया? जंतुओं में। जंतुओं ने श्वसन किया, जंतुओं का दहन किया या जंतुओं का विघटन हुआ तो वापस वातावरण में क्या आ जाएगी? CO2 आ जाएगी। समझ गए? ये चक्र है, आपको याद रखना है। क्लियर हुई बात? ये कार्बन का साइकिल है बेटा, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, याद रखना। क्लियर? अगला प्रश्न आपके बीच में ला रहा हूं, देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कार्बन चक्र के चरण। ठीक है, मैं थ्योरेटिकली भी समझा देता हूं। देखो, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन को फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इन पौधों को फिर एनिमल्स खा जाते हैं और कार्बन उनके शरीर में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, ये जानवर और पौधे दोनों ही मर जाते हैं। मर जाएंगे तो इनका विघटन होने पर कार्बन पुनः वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, या फिर कुछ कार्बन जो वायुमंडल में वापस नहीं छोड़ा जाता वो जीवाश्म ईंधन बन जाता है, फॉसिल फ्यूल बना लेता है, और जीवाश्म ईंधन का उपयोग मानव गतिविधियों के लिए किया जाता है, जिससे कार्बन वापस वायुमंडल में आ जाता है। बोलो बात ठीक है? इसके अलावा ये मर जाते हैं, नहीं भी मरे तो जो इसके बाद जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, पादप और एनिमल्स, ये क्या करेंगे? ये श्वसन करेंगे, और श्वसन करेंगे तो वापस CO2 कहां आ जाएगी? वातावरण में आ जाएगी। क्लियर? तो CO2 के वापस वातावरण में आने के ये तरीके हो गए। बोलो,
ये कार्बन चक्र के स्टेप्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। अगला दो, नाइट्रोजन चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहद। देखिए नाइट्रोजन सजीवों में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन के बाद चौथे नंबर पर मैक्सिमम पाया जाने वाला एलिमेंट है। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन प्रोटीन्स में पाया जा रहा है, अमीनो एसिड्स में पाया जा रहा है, डीएनए आरएनए में पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जा रहा है, और प्लांट्स जो हार्मोन है उनमें पाया जा रहा है। वायुमंडल में 78% भाग किसके रूप में है? नाइट्रोजन गैस के रूप में। अब ये जो नाइट्रोजन, अच्छा एक चीज और, पेड़ पौधों के लिए 3 तत्व सबसे क्रिटिकल हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसलिए पेड़ पौधों को जो उर्वरक दिए जाते हैं, फसलों को जो फर्टिलाइजर दिए जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो कंटेंट है, सबसे ज्यादा ध्यान हम किसका रखते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का, क्रिटिकल है। अब आप कहोगे कि साहब जब 78% वातावरण में नाइट्रोजन गैस है, तो यार हम पेड़ पौधों को नाइट्रोजन खाद के रूप में क्यों देनी पड़ रही है हमें? बोलो, हमें खाद के रूप में क्यों देनी पड़ रही है? 78% खुल्लम खुल्ला घूम रही है। अंतर ये है दोस्तों, पेड़ पौधे एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को गैस की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। पेड़ पौधे वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वे नाइट्रेट की फॉर्म में या अमोनिया की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, पादपों द्वारा नाइट्रोजन का गैसीय रूप में अवशोषण संभव नहीं है, ये किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। इसीलिए जो नाइट्रोजन गैस है उसको पहले अमोनिया में, वहां से नाइट्राइट में, और वहां से नाइट्रेट में बदला जाता है। ये चक्र है। नाइट्रोजन गैस वातावरण में मौजूद है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, देन नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, तब पादप उसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? अब मैं इसका प्रोसेस आपके सामने रखता हूं। ठीक है, पहले एक चीज समझिए, वातावरण में अब जो नाइट्रोजन गैस है वो सबसे पहले किस में बदलेगी? कंपाउंड्स में। वातावरण में ही वो कई कंपाउंड्स में बदल जाएगी, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये क्वेश्चन आता है, जब बिजली कड़कती है तो वातावरण में जो नाइट्रोजन गैस है वो विभिन्न नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेती है। इसके अलावा उद्योगों में दहन होता है, वहां से जंगल की आग लगती है, इन सबसे, वाहनों के धुएं से, बिजली उत्पादन केंद्र आदि से नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड मुक्त होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब निकलते हैं। इसके अलावा जो मृत पादप हैं, या वेस्ट कह सकते हो, व्यर्थ मृत पादप या जो जंतु हैं, उनमें उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में क्या हो जाती है? अपचयित हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और इस प्रक्रिया को अमोनीकरण कहते हैं, अमोनिफिकेशन। व्यर्थ से अमोनिया का निर्माण, ये पिछली एलडीसी में आया था। व्यर्थ अमोनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? एलडीसी 2018 में आया था, व्यर्थ वेस्टेज या मृत पादप जंतुओं से अमोनिया का निर्माण होना। और ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अपचयन प्रक्रिया के द्वारा होता है, रिडक्शन प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्लियर? इस प्रक्रिया, अब इन सब प्रक्रियाओं से वातावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड या अमोनिया पहुंच रही है। बिजली कड़क रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, औद्योगिक दहन, इंडस्ट्रियल कॉम्बिशन हो रहा है, जंगलों में आग लग रही है, वाहनों से धुआं निकल रहा है, या बिजली उत्पादन केंद्र है, इनसे भी वातावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। और इसके अलावा जो व्यर्थ है वो अपचयित होकर अमोनिया बना रहा है, वो भी वातावरण में नाइट्रोजन के कंपाउंड छोड़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? अब पढ़ेंगे चक्र। दोस्तों इसको समझना, जो वातावरणीय नाइट्रोजन है वो 4 तरीके से नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलती है, इसको ध्यान से समझना। क्लियर? कैसे? एक तो बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक, कई सूक्ष्म जीवों में ऐसी क्षमता होती है कि वे नाइट्रोजन को किसमें बदल देते हैं? अमोनिया। इसके अलावा जो औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उद्योगों में भी जो नाइट्रोजन है वो किसके रूप में बाहर निकल जाती है? अमोनिया के रूप में। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अभी पढ़ा था, विद्युत, जब बिजली कड़क रही है तो उसके द्वारा भी नाइट्रोजन के क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। सबसे पहले बना क्या? अमोनिया। अमोनिया को नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में बदला जाता है। अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्रेट में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण। ध्यान देना, समझो, वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों द्वारा, उद्योग धंधों द्वारा, या विद्युत प्रक्रियाओं के द्वारा, बिजली कड़कने की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का निर्माण करती है। ठीक है, अमोनिया बन रहा है तो पहले
नाइट्राइट बन जाता है और उसके बाद नाइट्रेट बन जाता है। ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही हैं। अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट बनने की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। कभी कभी जो नाइट्रेट बना है, ये कभी कभी जो नाइट्रेट बना है, इसकी कुछ मात्रा विनाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा वापस किस में बदल जाती है? नाइट्रोजन गैस में बदल जाती है, थोड़ी बहुत मात्रा। क्या बोलेंगे इस प्रक्रिया को? विनाइट्रीकरण। क्वेश्चन आता है नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन गैस बनना, इसको क्या बोलेंगे? विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट बना, इसको किसने ग्रहण कर लिया? इसको पादपों ने ग्रहण कर लिया। क्लियर? पादपों से ये जंतु में भी जा सकता है या पादप खुद भी डीके का मतलब होता है अपघटन। पादपों से ये जो नाइट्रेट को पादपों ने ग्रहण किया, वो पादपों को जंतु खाएंगे तो जंतुओं में चला जाएगा और जंतु का अपघटन होगा, या फिर पादप खुद भी अपघटित हो सकते हैं। तो ये क्या बना लेंगे बताओ? ये अपघटित होता हुआ बायोमास बना लेंगे, या कह सकते हैं मृत पादप या जंतु, इसको बोलते हैं मृत पादप या जंतु, है ना भाई? समझो, जो नाइट्रेट है उसको पादपों ने ले लिया, पादप भी डेड हो सकते हैं और पादप जंतुओं की बॉडी में भी जा सकते हैं, क्योंकि जंतु पादप ही खाते हैं। तो जंतु बॉडी में चला गया, जंतु डेड होंगे, तो एक तरीके से प्लांट और एनिमल्स दोनों से ही जाकर क्या बनेगा? मृत पादप और जंतुओं का निर्माण होगा। क्लियर? जिंदा पादप और जंतु जो होते हैं वो वातावरण में नाइट्रोजन वापस नहीं पहुंचा पाते। जिंदा, वो डेड होने के बाद ही पहुंचा पाते हैं, क्योंकि जिंदा कोई नाइट्रोजन हम सांस वगैरह के द्वारा या मलमूत्र के द्वारा, बिल्कुल मलमूत्र के द्वारा कुछ मात्रा मृदा में छोड़ी जाती है, क्योंकि हम यूरिया के रूप में जो है जो मूत्र है वो त्यागते हैं। ठीक है। लेकिन पादपों में तो वो मूत्र मल त्यागने की व्यवस्था भी नहीं है, तो सीधा वो मृदा में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। तो पादप और जंतुओं के द्वारा वो कहां गया भाई? है ना, वो मृदा में आ गया। और मृदा से कौन सी प्रक्रिया पड़ी थी? अमोनीकरण। मृदा से अमोनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, क्लियर, वो कहां आ गया बताओ? वापस अमोनिया। और फिर ये साइकिल यहां चल रहा है, कुछ मात्रा में वापस यहां नाइट्रोजन गैस बन गई। समझे बात को? तो चक्र देखिए कैसे चल रहा है। वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन ये 3 चक्रों से अमोनिया बदल रही है, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट। फिर ये चक्र चल रहा है, यहां से यूं आया, वापस अमोनिया बन गई, वापस नाइट्राइट, नाइट्रेट। नाइट्रेट की कुछ मात्रा बार बार विनाइट्रीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो है वातावरण में वापस नाइट्रोजन गैस के रूप में पहुंचती रहती है। बात समझ में आ गई? क्लियर? ये नाइट्रोजन चक्र है। तो नाइट्रोजन चक्र में सबसे पहले क्या होगा? वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। स्थिरीकरण से क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। अमोनिया बनेगा या नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे। अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, इस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहेंगे। नाइट्रीकरण से पादप जो है उसको ग्रहण कर लेंगे नाइट्रेट के रूप में। पादप और जंतु दोनों से ही वापस वो मृत पादप जंतुओं के रूप में उनकी बॉडी में वो वेस्टेज के रूप में जो मटेरियल है उसमें नाइट्रोजन होगा, और वहां से अमोनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वापस अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्रेट बनेगा। नाइट्रेट कुछ मात्रा में विनाइट्रीकरण प्रक्रिया के द्वारा वापस क्या बना रहा है ना, वातावरण में नाइट्रोजन भेजता जा रहा है। तो ये चक्र इस तरह चल रहा है। देखो, यहां से आए, यूं चले, यूं चले, यूं जाने के बाद यहां से जाके वापस इधर आ गए। समझ गए बात को? तो ये नाइट्रोजन चक्र एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्लियर? अब क्रम की बात करेंगे। नाइट्रोजन चक्र के प्रमुख चरणों में सबसे पहले नाइट्रोजन है, अमोनिया स्थिरीकरण के द्वारा, फिर नाइट्राइट, नाइट्रेट। क्लियर? ओके। अब देखना, समझना, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। नाइट्रोजन गैस से अमोनिया बनना स्थिरीकरण कहलाता है। यहां से यहां तक जाना ये नाइट्रीकरण कहलाता है, नाइट्रीकरण। क्लियर? और नाइट्रेट से कभी कभी वापस नाइट्रोजन जो बन रही है इसको विनाइट्रीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर? चलो अब देखो, मृत पादप और जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। पढ़ा? इसमें से कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में लौट जाती है और अधिकांश मृदा में सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट में बदल जाती है। बिल्कुल बदल रही है। पहले अमोनिया व ऑक्सीजन, ध्यान दो, पहले अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्राइट और जल बनाते हैं। क्लियर? उसके बाद नाइट्राइट और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना लेते हैं? नाइट्रेट बना लेते हैं। क्लियर हो गई बात? अमोनिया, ये ध्यान रखना, ये जीवाणुओं के नाम पूछे जाते हैं। अमोनिया जो है वो कौन कौन से जीवाणु के द्वारा? अमोनिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में बदल जाती है, और फिर नाइट्राइट जो है वो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में। समझे बात को? यहां तक कौन से जीवाणु काम में आएंगे? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने में नाइट्रोबैक्टर जीवाणु काम में आएगा।
क्लियर, बात समझ में आ गई। अब सुनो, नाइट्रेट बदल जाते हैं, पूरी प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। मैंने पहले ही कह दिया है, अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण में जो जीवाणु काम में आते हैं वो नाइट्रीकारी जीवाणु होते हैं, है ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और नाइट्रीकारी जीवाणु एक प्रकार के रसायन पोषी यानी कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो कि केमिकल से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पादप नाइट्रोजन का अवशोषण करके कहां भेज देते हैं, पत्तियों में भेज देते हैं, और पत्तियों में अपचयित होकर पत्तियां वापस क्या बना लेती हैं, अमोनिया बना लेती हैं। एवं ये अमोनिया अमीनो अम्लों के रूप में पादपों के अंदर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, प्रोटीन्स के रूप में जमा हो जाती है। और जब जब उन पादपों से जंतु भोजन ग्रहण करते हैं तो वो किस में पहुंच जाता है बेटा, वो जंतुओं में पहुंच जाता है नाइट्रोजन, है ना, ये यात्रा है। क्लियर, तो आपको याद रखना है अमोनिया से नाइट्राइट बनाने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। ये आता है पेपर में सीधा, ठीक है। अगला प्रश्न, मृदा में उपस्थित नाइट्रेट थायोबैसिलस व स्यूडोमोनास जैसे जीवाणु द्वारा वापस अमोनिया में बदल जाता है, विनाइट्रीकरण। ये बोला है ना, उल्टा नाइट्रीकरण, उल्टा नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस, या वापस किस में बदल जाएगा, अमोनिया में, या किस में बदल सकता है, नाइट्रोजन गैस में बदल सकता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण बोलेंगे, उल्टा नाइट्रीकरण का उल्टा। क्लियर हो गई बात यहां तक। चलिए अब क्वेश्चन आता है जैविक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, है ना। जीवित प्रजाति द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन, ध्यान रखना है, नाइट्रोजन से अमोनिया बना, क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड, और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, अपचयन, याद रखेंगे, है ना। नाइट्रोजन अपचयन करने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम है नाइट्रोजनेज एंजाइम। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम कुछ प्रोकैरियोटिक जीव में मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, अपचयित कर रहा है, वो कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, अब ये बैक्टीरिया कुछ तो अकेले ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं मुक्त रूप से, और कुछ जो है वो अकेले कुछ नहीं कर पाते, उनको किसी दूसरे पादपों जंतुओं की मदद लेनी पड़ती है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो किसी और के साथ रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी, उनको कहते हैं, है ना। सहजीवी का मतलब है सिम्बायोटिक का मतलब है किसी और के साथ रहकर। एग्जाम्पल में राइजोबियम जीवाणु बहुत आता है, जो लेग्यूम पादप हैं, लेग्यूम स्पेशली दालें, अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट मटर, मसूर, बाकला, सेम, है ना, क्लोव आदि, ये जो क्या है, ये सब दालें हैं विभिन्न प्रकार की, है ना, लेग्यूम पादप। इनकी मूल ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करता है। नोस्टॉक और एनाबीना, ये नील हरित शैवाल है, ये भी एक प्रकार के बैक्टीरिया ही हैं। नील हरित शैवाल क्या कहलाते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये भी एक प्रकार के जीवाणु हैं। और ये दोस्तों एजोला नाम के टेरिडोफाइट के साथ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पादपों के साथ पाए जाते हैं। एजोला दोस्तों RAS प्री 2016 में आया था। एजोला जो है पशुओं के लिए अच्छे चारे का और उर्वरक का कार्य करता है। क्यों, अरे खाद का काम करता है, क्यों, क्योंकि एजोला के साथ में ये दोनों नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं, ये दोनों वायुमंडल की नाइट्रोजन को किसमें बदल देते हैं, अमोनिया में, और अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन कंटेंट अवेलेबल होता है एजोला के अंदर, इसलिए उर्वरक का काम करता है। इसके बाद एक फ्रेंकिया, ये जो जीव है ये एलनस नाम के पादपों की मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। तो ये सहजीवी रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम प्रमुख है, बाकी नोस्टॉक, एनाबीना भी याद रखेंगे और फ्रेंकिया भी याद रखना है। ये सहजीवी रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं। अगला, मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑक्सीजीव जो ऑक्सीजन प्रयोग में लेते हैं, अनॉक्सी, इसमें याद रखना है। ऑक्सी जीवाणु के रूप में एजोटोबैक्टर, बेजिरेंकिया, क्लोस्ट्रीडियम, और अनॉक्सी रूप में रोडोस्पाइरलम, याद रखना है, पेपर में बहुत आते हैं। ऑक्सी रूप से और मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव एजोटोबैक्टर, बेजिरेंकिया, क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु, और अनॉक्सी रूप से रोडोस्पाइरलम। लेग्यूम पादपों की जड़ों में, जो लेग्यूम पादप हैं, राइजोबियम की बात कर रहा हूं, उनकी जड़ों में कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है लैग हीमोग्लोबिन, और एक एंजाइम पाया जा रहा है जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है, जो किससे प्राप्त हो रहा है, राइजोबियम से, है ना। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजनेज एंजाइम आयरन और मोलिब्डेनम से बनी एक प्रोटीन है, जो नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित कर रही है, अमोनिया में। नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए कैसी परिस्थितियां चाहिए, अनॉक्सी, इसीलिए लेग्यूम पादपों की मूल ग्रंथियां जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचती वहां पे कार्य करता है। क्लियर। एक क्वेश्चन और है
कि राइजोबियम जो जीवाणु है वो स्वतंत्र रूप से जब रहता है तो ऑक्सी है, मतलब ऑक्सीजन प्रयोग में लेता है, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान वो क्या हो जाता है, अनॉक्सी हो जाता है। ये बहुत काम की बात है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो जिम्मेदार जीन होता है उसका नाम है निफ जीन। क्या नाम है? NIF, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग जीन। तो आप नाइट्रोजन चक्र का क्रम आप समझ पा रहे होंगे। नाइट्रोजन चक्र में कौन कौन से जीवाणु कब कब काम में आते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहां समझना, ये जैविक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी समझा है। जैविक रूप से अगर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे तो राइजोबियम होगा जो लेग्यूम पादपों के साथ होगा, या फिर नॉस्टॉक, एनाबीना, नीलहरित शैवाल होंगे जो एजोला टेरिडोफाइट या किसी भी प्रकार के टेरिडोफाइट के साथ होंगे, या फ्रेंकिया होगा जो एलनस पादप की जड़ों में होगा। क्लियर? या फिर मुक्त रूप से अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं जैविक रूप से जीवाणु, तो ऑक्सी जीवाणु के रूप में क्लोस्ट्रीडियम, साथ में आपके बेजिरेंकिया हो सकता है, एजोटोबैक्टर हो सकता है, और अगर अनॉक्सी की बात करें तो वहां पे रोडोस्पाइरलम जीवाणु होगा। यहां ये जो इन सभी प्रकारों से यहां पे अमोनिया आ रहा है, अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में बदलेगा नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जीवाणु की सहायता से, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाएगा नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की सहायता से। ये नाइट्रेट वापस अमोनिया बना सकता है और वापस नाइट्रोजन गैस बना सकता है। नाइट्रेट वापस अमोनिया बना के और वापस क्या बना सकता है, नाइट्रोजन गैस। अरे नाइट्रेट से पहले क्या बनेगी, अमोनिया, और फिर नाइट्रोजन गैस बनेगी। इस प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण कहते हैं। और यहां पे मैंने आपको दो बैक्टीरिया बताए हैं, एक तो थायोबैसिलस और एक स्यूडोमोनास। ये दोनों बैक्टीरिया उल्टा चलाते हैं, नाइट्रेट से वापस अमोनिया और फिर नाइट्रोजन गैस। क्लियर हुई बात? एक एक चीज आपके दिमाग में प्रॉपरली सेट करी है, तो नाइट्रोजन चक्र को दिमाग में बना लीजिएगा। अब बात करते हैं फॉस्फोरस चक्र। फॉस्फोरस ज्यादा समय नहीं लेगा। आरएनए, डीएनए, फॉस्फोरस डीएनए और आरएनए का आवश्यक घटक है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी ऊर्जा मुद्रा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो हमारी एनर्जी करेंसी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के निर्माण में बहुत अच्छा योगदान है। किसका? फॉस्फोरस का नाम नहीं दिख रहा है। फॉस्फोरस दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। फॉस्फोरस चक्र एक बहुत स्लो चक्र है, बहुत स्लो है ना। कंसेप्ट समझ लीजिएगा। पहला, चट्टानों में फॉस्फोरस पाई जा रही है, तो चट्टानों में पाया जाने वाला जो फॉस्फोरस है वो अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा, वेदरिंग प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, वो रिस कर, वो टूट टूट कर किसमें मिलता जाता है, मिट्टी में। अब मिट्टी में आ गया। मिट्टी में फॉस्फोरस को जमीन में मौजूद कार्बनिक पदार्थ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कई तरह की जैविक गतिविधियों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराते हैं। फॉस्फोरस चक्र में वायुमंडल बड़ी भूमिका नहीं निभाता है, क्योंकि फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के यौगिक जो हैं वो केवल मृदा में ही पाए जाते हैं। समझना। फॉस्फोरस चक्र के चरण पहला क्या है ना, फॉस्फोरस चट्टान से किस में चला जाएगा, चट्टानों से मृदा में चला जाएगा अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा। मृदा से पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेंगे, वहां से एनिमल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एनिमल्स का जब अपघटन होगा तो उसके माध्यम से वापस वो मृदा में चले जाएंगे। पादप और जंतुओं का जब अपघटन होगा तो वापस मृदा में चले जाएंगे। नॉर्मल सी प्रक्रिया है, ठीक है। अब समझो, फॉस्फोरस अपक्षय में पढ़ रहे हैं। फॉस्फोरस चट्टानों में बहुत जगह, बहुत मात्रा में होता है। पृथ्वी की परपटी ही वह जगह है जहां फॉस्फोरस चक्र की शुरुआत होती है। फॉस्फोरस फॉस्फेट लवण चट्टानों को तोड़कर उनसे निकल जाते हैं, पानी के साथ बहकर धरती में जमा हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। पौधे पानी में घुले फॉस्फेट लवणों को सोखने में सक्षम होते हैं। दूसरी ओर मिट्टी में पाए जाने वाली फॉस्फोरस की मात्रा बेहद कम होती है, इसलिए क्या दिए जाते हैं वहां पर, फॉस्फेट उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। अकार्बनिक फॉस्फेट, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो जलीय पौधों द्वारा जल निकाय की गहरी परतों से, जो जमीन में अंदर पानी बह रहा है, उससे लिया जाता है। फॉस्फेट लवण जो पानी में पूरी तरह से घुलते नहीं है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। मैंने पर्यावरण में पढ़ा है सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। फॉस्फेट युक्त उर्वरक जो होते हैं उसकी, उनके द्वारा जो जल तंत्र है उसमें शैवालों की बहुत विशाल संख्या में वृद्धि हो जाती है और जल प्रदूषित हो जाता है। तो क्वेश्चन यही है कि फॉस्फेट जो लवण है उसको पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, खाद के रूप में भी पेड़ पौधों को फॉस्फेट युक्त जो पदार्थ है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा जलीय तंत्र में जब फॉस्फोरस ऐड होता है या फॉस्फेट के लवण ऐड होते हैं तो वे जलीय जीवों की जो जीवन है उस पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, ठीक है। चलो, फॉस्फोरस को जानवरों द्वारा सीधे तौर पर पौधों से या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर भोजन करने वाले जानवरों के सेवन से प्राप्त किया जाता है।
भाई जानवर या तो पेड़ पौधों से प्राप्त कर लेंगे या पेड़ पौधों को कोई जानवर खाया और उसको हमने खा लिया तो हमारे अंदर इस तरह फास्फोरस पहुंच जाएगा। चट्टान की तुलना में पौधों और जानवरों जैसे जीवित जीवों में हाँ बिल्कुल, चट्टानों में तो बहुत स्लो है, लेकिन जीवों में इसकी फास्फोरस चक्र थोड़ा फास्ट हो जाता है। भाई पादपों में आया, पादपों को साल 2 साल में मिट्टी में मिल जाएंगे या उनको कोई ना कोई खा जाएगा, तो ये वहां थोड़ी क्या हो जाती है, प्रोसेस फास्ट, है ना। उसके बाद सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जानवरों के नष्ट होने के बाद उनका विघटन करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस, है ना। और इस प्रक्रिया के दौरान फास्फोरस अपनी कार्बनिक रूप से ऑर्गेनिक फॉर्म में हमारी बॉडी में मिलता है। एटीपी, डीएनए, आरएनए सब क्या ऑर्गेनिक है, वहां से इनऑर्गेनिक में चेंज हो जाता है और इनऑर्गेनिक में चेंज होकर फिर से जमीन और पानी की आपूर्ति में चला जाता है। मिट्टी और पानी दोनों ही अंततः तलछट या चट्टान बना लेते हैं और दोनों ही मौसम के प्रभाव में आकर क्या छोड़ेंगे, फास्फोरस चक्र छोड़ेंगे। इसलिए वापस फास्फोरस साइकिल क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। क्लियर, यहां समझना है फास्फोरस चक्र पर मानव प्रभाव। फास्फोरस चक्र मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होता है, जैसे उर्वरक और कृत्रिम सुपोषण, फॉस्फेट युक्त उर्वरकों की जल में मात्रा बढ़ना, फॉस्फेट युक्त अपमार्जकों की मात्रा बढ़ना। फास्फोरस उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी में फास्फोरस का लेवल बढ़ जाता है। इन उर्वरकों का अंतिम उपयोग न केवल मिट्टी की उर्वरता को कम करता है, ठीक है, अत्यधिक उपयोग की बात कर रहे हैं, बल्कि मिट्टी में पहले से मौजूद जो सूक्ष्म जीव है उनके लिए खतरा है ना, जलीय जीवन के लिए भी खतरनाक है और आसपास के जल निकायों में चलकर ये मात्रा बढ़ाता जाता है। खेतों से शहरों तक भोजन ले जाने के दौरान पानी में बहने वाले फास्फोरस की मात्रा यूट्रोफिकेशन में प्राथमिक योगदानकर्ताओं में। यूट्रोफिकेशन में बता चुका हूं, यहाँ जो फॉस्फेट युक्त जल जो बढ़ता है, फॉस्फेट युक्त उर्वरक, फॉस्फेट युक्त अपमार्जक जो डाले जाते हैं पानी में, उससे पानी में क्या पैदा होते हैं, विशाल संख्या में शैवाल पैदा होते हैं, है ना। और ये विषाक्त शैवाल जो होते हैं ये या तो बहुत ज्यादा फल फूल जाते हैं या इनकी मृत्यु हो जाती है और दोनों से ही वातावरण प्रभावित होता है। ये दोस्तों पिछले एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो सी वर्ड है, सीईटी में आया था। जो सी वर्ड है, जलीय पक्षी हैं जिनका नाम है जैसे गुआनो, ये फास्फोरस चक्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये उन मछलियों को खाते हैं जिनमें अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है और मछलियों को खाने के बाद ये चला जाएगा इन पक्षियों में, और जब ये पक्षी मरते हैं, ठीक है, तो वापस जो फास्फोरस है इनकी बॉडी के अपघटन के कारण वापस से मृदा में और मिट्टी में मिल जाता है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि जलीय पक्षी गुआनो किस जैव भू रासायनिक चक्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो आप याद रखेंगे किसमें, फास्फोरस चक्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक, मैं डायग्राम देखिए, रॉक फॉस्फेट है, चट्टानों से किसमें आ गया, चट्टानों से साब आ गया मिट्टी में, मिट्टी से आ गया पादपों में, पादप जो है, पादपों का अपघटन होगा तब, या जंतुओं में चला जाएगा, पादपों से वहां से वापस आ जाएगा, यहाँ आ गया, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ गया, यहां से किस में चला गया, डेड में, है ना। और ये जो मृत पादप और जंतु हैं इनको सूक्ष्म जीव वापस किस में मिला देंगे, पानी में मिला देंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक। और जो सॉइल फॉस्फेट है, जो मृदा में फॉस्फेट है, उसकी कुछ मात्रा जो है पानी के साथ क्या हो जाती है, बह जाती है, वो वापस चट्टानों के रूप में, जो पानी के साथ बह जाती है वो वापस चट्टानों के रूप में चली जाती है। तो फास्फोरस साइकिल में ज्यादा कुछ नहीं है, वायुमंडल का रोल नहीं है फास्फोरस साइकिल में, है ना। मृदा का रोल है, पादपों का रोल है, जंतुओं का रोल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल तीनों कुछ हद तक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे देखना, अब ज्यादा कुछ नहीं है। सल्फर चक्र में देखो, सल्फर चक्र वैसे हमें ज्यादा दिमाग में नहीं लेना, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। देखो सल्फर चक्र में सबसे पहले सल्फर जो है अकार्बनिक तत्व सल्फर के रूप में पाया जाता है, इनऑर्गेनिक तत्व रूप में सल्फर पाया जाता है। सल्फर को जो जीवाणु है वो मृदा में किसके रूप में बदल देते हैं, चट्टानों में ही पाया जा रहा है, तो सल्फर को जो जीवाणु है किस में बदल देते हैं, सल्फेट में बदल देते हैं, मृदा में। जीवाणु ऑक्सीकरण करेंगे तो सल्फेट बन जाएगा, और जीवाणु अपचयन करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। क्लियर, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये वापस जीवाणु ऑक्सीकरण के द्वारा सल्फर बना लेगा या जीवाणु अपचयन के द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप ऐसे समझिए कि जो सल्फर है वो जीवाणुओं के द्वारा ऑक्सीकृत होकर तो सल्फेट बनाता है, मिट्टी में जमा हो जाता है, और जीवाणुओं के द्वारा अपचयन होकर H2S बनाता है। अपचयन होकर H2S बनाएगा, ऑक्सीकरण होकर वापस सल्फर बना लेगा। इसी तरह ऑक्सीकरण होकर सल्फेट बनाएगा, अपचयन होकर वापस सल्फर बना सकता है, या ये सल्फेट का अपचयन होकर फिर H2S बना के और फिर वापस ऑक्सीडाइज होकर वापस सल्फर बना सकता है। ये एक प्रोसेस हो गई। अगर ये सल्फेट मृदा में चला गया है तो ये पेड़ पौधों में चला गया, प्रोटीन बना ली, पेड़ पौधों में चलाने के बाद ये ऑर्गेनिक सल्फर में कन्वर्ट हो गया,
पेड़ पौधों में जाने के बाद, सजीवों में जाने के बाद प्लांट्स में चला जाएगा, प्लांट्स में से एनिमल्स में जा सकता है, और ये ऑर्गेनिक सल्फेट, ऑर्गेनिक का मतलब अब ये कार्बनिक कंपाउंड में ऐड हो जाएगा। जैसे डीएनए, डीएनए में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, तो वहां पे सल्फर ऐड हो गया, तो ये कार्बनिक में जैविक प्रोटीन में बदल गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, है ना, जीवाणु द्वारा क्या हुआ, अपघटन हुआ या जंतुओं का पाचन हो गया, वापस कौन सी गैस आ गई, H2S। ये H2S ऑक्सीडेशन के द्वारा वापस क्या बना लेगी, सल्फर। तो ये चक्र लगातार क्या होता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है इनऑर्गेनिक सल्फर, ऑर्गेनिक सल्फर में कैसे बदलता है। इनऑर्गेनिक सल्फर से पहले क्या होता है, जीवाणु ऑक्सीडाइज करते हैं, मिट्टी में सल्फेट बना देते हैं। सल्फेट को जब पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं तो वहां पर ये उनके पेड़ पौधों में जाता है, फिर एनिमल्स में चला जाता है और वहां पे जैविक प्रोटीन के रूप में कार्बनिक हो जाता है। ऑर्गेनिक से वापस क्या होगा उसका, है ना, अपघटन होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा पाचन होगा और क्या बन जाएगी, H2S। यहां तक आ गए। साथ ही साथ कई बार ये सल्फेट सीधा जीवाणु द्वारा अपघटित होकर H2S बना लेता है ना, और ये H2S सल्फर में और सल्फर H2S में लगातार ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ऑक्सीकरण अपचयन से बदलते रहते हैं, ठीक है। ये सल्फर चक्र है, क्लियर। तो जंतु पादपों का क्रम याद रखना है। सल्फर, अकार्बनिक सल्फर को पहले जीवाणु सल्फेट में बदलेंगे, सल्फेट से प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल्स में, एनिमल्स से वापस जीवाणु उसको H2S में बदलेंगे और H2S से वापस क्या बनेगा, है ना, सल्फर बनेगा। तो देखा जाए चक्र क्या है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सल्फर, इनऑर्गेनिक सल्फर, इसको कौन बदलेगा, जीवाणु। किस में बदलेंगे, सल्फेट्स में। सल्फेट्स ये सॉइल, मिट्टी के अंदर, सल्फेट से प्लांट्स में चला जाएगा, प्लांट से एनिमल्स में चला जाएगा, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा H2S बना लेगा और H2S और सल्फर आपस में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। ये अपने को दिमाग में रखना है बच्चों, क्लियर। बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं आ गई होगी, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इनमें नहीं है, अपने को मेनली नाइट्रोजन साइकिल पर गौर करना है, मेनली तो नाइट्रोजन साइकिल पर ही मित्रों अपने को नजर गड़ाई रखनी है, ठीक है। बाकी सबको समझा दिया है मैंने, है ना, अपने को बस याद रखना है, थोड़ा थोड़ा इन चक्रों को दिमाग में लॉजिक बेस से सेट करके रखना, क्लियर। चले अब अगला जो चक्र हमारे पास है, ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल दोस्तों, चाहे आप ऑक्सीजन साइकिल की बात कर लें, चाहे आप कार्बन साइकिल की बात कर लें, मिलते जुलते हैं। देखो ऑक्सीजन साइकिल में आपको ये ध्यान रखना है, बस गलत चक्र नहीं चुनना है, एग्जामिनर आपसे गलत चुनवाएगा। जैसे समझो ऑक्सीजन वायुमंडल में है ना, उद्योग धंधों में काम में ले लिया, अरे दहन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, उद्योग धंधों में काम में ले लिया, यहां से क्या निकली, CO2 को पादपों ने ग्रहण कर लिया। इसके अलावा ऑक्सीजन का क्या किया, श्वसन में उपयोग किया, श्वसन में उपयोग किया, तो भैया पेड़ पौधों ने उपयोग कर लिया श्वसन में, पेड़ पौधों ने क्या निकाल दी, CO2 निकाल दी श्वसन के द्वारा, क्लियर। ये बात हो गई, है ना। उस CO2 को क्या कर लिया, उस CO2 को वापस पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण कर लिया। अब ऐसे समझो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है दहन में काम आ गई, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है किस में काम में आ गई, श्वसन में काम में आ गई। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है जंतुओं द्वारा भी श्वसन में काम में आ गई, ठीक है। अब पेड़ पौधों से वापस प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में वापस क्या चली गई, ऑक्सीजन चली गई, क्लियर। या पेड़ पौधों से पेड़ पौधों में क्या हुआ, फोटोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा, है ना, प्रकाश मिला और प्रकाश में जो प्रकाशिक अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा वापस वायुमंडल में क्या चली गई, ऑक्सीजन चली गई। तो ऑक्सीजन वायुमंडल से दहन के माध्यम से उद्योग धंधों ने काम में ली, श्वसन के माध्यम से पादपों ने काम में ली, श्वसन के माध्यम से एनिमल्स ने काम में ली, और फिर पादपों से फोटोसिंथेसिस के द्वारा और प्रकाशिक अपघटन की क्रिया के द्वारा वापस ऑक्सीजन कहां चली गई, वायुमंडल में चली गई, क्लियर। एनिमल्स ने जो ऑक्सीजन काम में ली, एनिमल्स ने श्वसन किया, एनिमल्स ने श्वसन किया तो CO2 किस में चली गई, प्लांट्स में, है ना। पादपों ने प्रकाश संश्लेषण में काम में ले लिया, है ना, और पादपों ने जैसे प्रकाश संश्लेषण में काम में ले लिया, बदले में ऑक्सीजन बनाई, ये ऑक्सीजन चली गई साहब। इसके अलावा पादप और जंतु दोनों का क्या होता है, अपघटन। पादप और जंतु दोनों का अपघटन होगा तो वातावरण में क्या हो गई बताओ, वातावरण में जो जीवाश्म ईंधन है उसमें जाके जमा हो गया, जीवाश्म ईंधन में जमा हो गया तो जीवाश्म ईंधन से जो पेट्रोल डीजल बने वो उद्योग धंधों में काम में ले लिया आपने, है ना, वहां से ऑक्सीजन यहां काम में ले ली, या फिर वो किस में आ गया बताओ, वातावरण में आ गया, क्लियर। पेड़ पौधों ने काम में ले लिया वहां से, ठीक है, जीवाश्म ईंधन है ना। और जैसे ही उद्योग धंधों से आया, उद्योग धंधों से जलाने पे क्या निकली, CO2 निकली, क्लियर। बोलो
या पानी में जो CO2 ऐड हुई है, पानी में जो ऑक्सीजन ऐड हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पेड़ पौधों ने काम में ले लिया, पानी में घुलित ऑक्सीजन को काम में ले लिया। तो ये सब ये सिंपल एक साइकिल है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि गलत चक्र नहीं चुने हम कभी, है ना। जैसे आप ऐसे नहीं कह दें कि उद्योग धंधों से ऑक्सीजन मिल रही है, बताओ, वो आपसे कह दे कि CO2 उद्योग धंधे CO2 काम में ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, तो ये गलत है। नहीं, उद्योग धंधों में क्या काम में ली जा रही है, ऑक्सीजन काम में ली जा रही है, बदले में CO2 छोड़ रहे हैं। क्लियर। तो ऑक्सीजन का जो चक्र है उससे आपको माइंड में केवल ये चीज रखनी है कि ऑक्सीजन को कौन काम में ले रहा है और कौन वापस वातावरण में पहुंचा रहा है। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन को इंडस्ट्रीज में काम में लिया, इंडस्ट्रीज से क्या निकली, CO2 को किसने ले लिया, प्लांट्स ने, और प्लांट्स ने वापस क्या छोड़ दी वातावरण में, ऑक्सीजन छोड़ दी। करेक्ट बात है। इसके बाद ऑक्सीजन को श्वसन में काम में लिया, किसने, प्लांट्स ने, है ना, श्वसन में काम में ले लिया और प्रकाश संश्लेषण में वापस छोड़ दिया, प्रकाश संश्लेषण में वापस O2 छोड़ दी। ये भी करेक्ट है। बोलो करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है ना। इसके बाद अगर ऑक्सीजन वातावरण में है उसको एनिमल्स ने काम में ले लिया। ठीक है। कौन सी प्रक्रिया में काम में लिया, श्वसन में। एनिमल्स ने क्या छोड़ी, CO2। वो CO2 को किसने ले लिया, प्लांट्स ने, और प्लांट्स ने वापस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण में क्या छोड़ दी, O2। तो ये सारे के सारे सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सारे के सारे सही बात है। क्लियर। इसके अलावा पादप और जंतु दोनों का क्या होगा, पादप और जंतु दोनों जब डिकम्पोज हो जाएंगे, पादप और जंतु दोनों का अपघटन हो जाएगा, है ना, डिकम्पोज हो जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, जीवाश्म ईंधन बना लेंगे। और जीवाश्म ईंधन उद्योग धंधों में पेट्रोलियम काम में आएगा, उद्योग धंधों में काम में आएगा तो वहां से CO2 निकलेगी, CO2 को पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या ये बात सही है क्या, मैं इधर भी लिख रहा हूं, देखो, पादप जंतु, पादप जंतु, पादप जंतुओं का क्या हुआ, अपघटन हुआ, अपघटन होने के बाद क्या बन गया, जीवाश्म ईंधन बन गया। जीवाश्म ईंधन को किसमें काम में ले लिया, जीवाश्म ईंधन को वाहनों में या उद्योगों में काम में ले लिया। उद्योगों से क्या निकली, CO2। CO2 को किसने ले लिया, प्लांट्स ने, और प्लांट्स ने क्या बना दी भाई, ऑक्सीजन। बोलो ये भी बात सही है कि नहीं है, ये भी बात सही ही है। क्लियर। तो आपको बस जज करना है, एग्जामिनर आपको क्रम पूछेगा, एग्जामिनर आपसे ऑर्डर पूछेगा कि कौन सा ऑर्डर सही है, तो आपको सही ऑर्डर का चुनाव करना है, आपको बेस्ट ऑर्डर निकाल के देना है कि हाँ इसमें कुछ गलत नहीं है। अब मान लो एग्जामिनर कह दे पादप जंतु, पादप जंतुओं से जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में दे दे वाहन उद्योग धंधे, और उद्योग धंधों में आपको दे दे ऑक्सीजन। उद्योग धंधों के बाद ऑक्सीजन निकल रही है, उसको एनिमल्स काम में लेंगे, तो नहीं, उद्योग धंधों के बाद जंतु दे दिया और पादप पीछे दिया तो गलत है ना। उद्योग धंधों से जो ऑक्सीजन निकलेगी, तो ऑक्सीजन निकलेगी क्या, CO2, तो CO2 को एनिमल काम में क्यों लेंगे, CO2 को प्लांट काम में लेंगे, है ना। तो पहले एनिमल लिख दिया, प्लांट बाद में लिखा तो गलत हो गया। पहले प्लांट लिखे फिर एनिमल लिखे तो बात लॉजिकल है, क्योंकि पादप उसको काम में लेंगे, पादप क्या छोड़ेंगे, फिर पादप ऑक्सीजन छोड़ेंगे, है ना, और ऑक्सीजन को हम लोग श्वसन के रूप में एनिमल्स काम में ले लेंगे, बिल्कुल चक्र बन जाएगा। ठीक है। ये ऑक्सीजन साइकिल है, क्रम ही याद रखना है मेजरली। ठीक है। अगला आपके वाटर साइकिल, देखो वाटर साइकिल में भी कुछ नहीं है। वाटर साइकिल की बात करते हैं, देखो समझो, वाटर साइकिल में आप ऐसे समझो, देखो समझना, कहीं से भी शुरुआत कर लो, कहीं से भी। ठीक है। जैसे हमने बात की सबसे पहले समुद्र या जल, यहां से समझो, है ना, जल भंडार, जल के भंडार समुद्र हैं, तालाब है, नदियां हैं। यहां से क्या हुआ, वाष्पन हुआ। ठीक है। यहां से सूर्य के द्वारा वाष्पन हुआ, टेम्परेचर के द्वारा, और वाष्पन के द्वारा क्या बन गए, बादलों में पानी चला गया। बादलों से क्या हुआ, संघनन हुआ, है ना, जो गैस है वो किस में बदली, लिक्विड में, और क्या हो गई भाई, बारिश हो गई। ठीक है। बारिश होने की प्रक्रिया को प्रेसिपिटेशन ही कहते हैं। बरसात के द्वारा या वायुमंडल में मौजूद जल का विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा धरातल पर पहुंचना, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। बताओ ये कहां पर आ गया, बताओ, ये दोस्तों पादपों तक, पेड़ पौधों तक पहुंचा, और पेड़ पौधों तक पहुंचा, मृदा में पहुंचा, जमीन पर पहुंचा, और मृदा में जो पहुंचा है, ठीक है, पेड़ पौधों तक पहुंचा है, पेड़ पौधों से कुछ मात्रा वाष्पोत्सर्जन द्वारा
पेड़ पौधों से कुछ मात्रा जो है वो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा कहां पहुंच गई बताओ? ये वापस वायुमंडल में आ गई। क्लियर? कुछ मात्रा में पानी को जंतु भी ग्रहण करते हैं, पसीने के द्वारा, मलमूत्र के रूप में वो वापस उसको वातावरण में छोड़ देते हैं। ठीक है, मृदा में पहुंचा, मृदा में पहुंचा, पेड़ पौधों में पहुंचा, मृदा में पहुंचा, और मृदा में जो है, मृदा के अंदर दोस्तों, जमीन की परतों के अंदर जो जल है, जल का, है ना, बहकर जल स्रोतों तक पहुंचना, जो पानी है वो बहकर जल स्रोतों तक पहुंच जाता है, इस प्रक्रिया को परकोलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? परकोलेशन, है ना। जो पानी है वो जगह जगह से बहकर विभिन्न जमीन के अंदर की परतों से होकर गुजरता हुआ, और वो जल भंडार के अंदर, नदी के अंदर, बांधों के अंदर, तालाब के अंदर जो जमा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको परकोलेशन बोलते हैं। तो एक क्रम हो गया ना, पहले वाष्पन होगा, वाष्पन के बाद संघनन होगा, संघनन के बाद प्रेसिपिटेशन होगा, है ना, बरसात, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद वाष्पोत्सर्जन हो सकता है, वापस वायुमंडल में आ सकता है। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो परकोलेशन की घटना होगी, पानी वापस आ जाएगा, फिर वाष्पन चलेगा, और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, ये वाटर साइकिल है। बोलो, ठीक। तो ये सारे के सारे जो बायोजियो केमिकल साइकिल हैं, इनमें सारा खेल लॉजिक का और आपके बेसिक नॉलेज का है। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज पहले कहां पहुंच रही है, फिर कहां पहुंच रही है ना। अभी आपको दे दे जल भंडार, और जल भंडार से सीधा ही आपको कह दे जल भंडार के बाद हो रहा है परकोलेशन, तो जल भंडार के बाद होगा क्या परकोलेशन? नहीं, परकोलेशन से तो जल भंडार बन रहा है, जल भंडार में जल की मात्रा परकोलेशन से बढ़ रही है। तो पहले कह देता है जल भंडार, फिर कह दिया परकोलेशन, परकोलेशन के बाद कह रहा है संघनन, संघनन के बाद कह रहा है वाष्पन। तो ये क्रम क्या हो गया? गलत, है ना। आपको पता होना चाहिए जल भंडार है तो जल भंडार से वाष्पन के द्वारा बादल बनेंगे, बादलों से संघनन होगा, बारिश होगी, फिर प्रेसिपिटेशन के द्वारा वो पेड़ पौधों तक और जमीन तक पहुंचेगा, जमीन से वो बहकर अंदर, है ना, और वो जल भंडारों तक पहुंच जाएगा। कुछ मात्रा में पेड़ पौधों से ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जल वापस वायुमंडल में पहुंच जाएगा। तो ये हमारे थे बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र। 1 घंटे की क्लास में मैं फिर कह रहा हूं, टॉप लेवल सारी चीजें, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स बेस्ड कंटेंट है, और सब कुछ शानदार मिलेगा। पीपीटी टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी, बिंदास होकर पढ़ डालिए, और एलडीसी एग्जाम के लिए मस्त है, मस्त है। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, शानदार तरीके से तैयारी कीजिए, और अपने आप को बूस्ट करके रखिए। आगे आपसे बात अगली कक्षा में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, स्पेस टेक और बायोटेक के करंट अफेयर, वो भी 1 घंटे की क्लास होगी। पीपीटी मिल जाएगी, एंड वक्त पर इसीलिए दे रहा हूं। 7 तारीख, 8 तारीख को ये सेशन आ रहा है ना, और 9 तारीख को दूसरा सेशन आएगा। ये इसलिए सुबह सुबह में डेली दे रहा हूं क्योंकि इनको ज्यादा लंबे समय तक दिमाग में नहीं रखना। एलडीसी के बाद ये बायोजियो केमिकल साइकिल ज्यादा काम नहीं आएंगे, हर एग्जाम में नहीं आते क्वेश्चन, कभी कभी आते हैं। और जो साइंस एंड टेक का करंट अफेयर है वो भी 2 दिन ही याद रखना है। तो 100 सुनार की एक लोहार की अंतिम चोट करो खलास। पहले 1 महीने से गाते रहें, फिरते रहें, बच्चा भूल जाए नहीं। 2 दिन के लिए टेम्पररी मेमोरी में रैम मेमोरी में सेट करो और उड़ा दो। ठीक है, आगे बात नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लेता हूं विदा, टाटा बाय बाय।